वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट डे मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा हिंट्स दिए थे। मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि पावर सेलिंग के बाद ये जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का ये सेकेंड चैप्टर है, फेडरलिज्म। सेकेंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। इसमें जो वर्क है, राइटिंग वर्क जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए पेज नंबर 14 में आएंगे और वहाँ पर देखेंगे ये पेज नंबर 14 में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ये आपकी हेडलाइन हो गई या आप कह सकते हैं क्वेश्चन हो गया। और फेडरलिज्म की डेफिनेशन में, आंसर में आपको इसी पेज नंबर 14 में राइट हैंड साइड में पैराग्राफ है, यहाँ से देखिए ज़रा। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और यहाँ से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। लास्ट लाइन यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो ये पूरा पैराग्राफ पेज नंबर 14 के राइट हैंड साइड का ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये आपको इस क्वेश्चन में, इस हेडलाइन में, फेडरलिज्म में आपको नोट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको फॉर्म होता है पेज नंबर 15 के फर्स्ट पैराग्राफ में। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पेज नंबर 15 में फर्स्ट पैराग्राफ है, ये लिखा हुआ है, इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट्स अंडर द यूनिटरी गवर्नमेंट। और यहाँ से लेकर के लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, आंसरेबल टू द पीपल। ये जो पैराग्राफ है, पेज नंबर 15 का फर्स्ट पैराग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पैराग्राफ के लिए आपका जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो हेडलाइन होगी, हेडिंग होगी, वो होगी डिफरेंस बिटवीन फेडरेशंस एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन फेडरेशंस एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। आप इसको ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पेज नंबर 15 में। आगे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि ये एक गवर्नमेंट्स का लेवल का सिस्टम है, जिसमें टॉप लेवल में एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद उसकी कुछ नीचे सेकंड लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर गवर्नमेंट्स के कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जिनको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और इंडिया में जैसे एक थर्ड लेवल भी होता है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो टीयर्स हैं, ये जो स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, ये अपर से जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो इनकी जो पावर है और इनके पास जो राइट्स हैं, इनका जो जुरिडिक्शन एरिया है, वो धीरे धीरे नीचे आने पर कम होता जाता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरेशन सिस्टम में, संघवाद में मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो वन बाई वन हम लोग नज़र डालते हैं। नंबर 1 है, देर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ये तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन में ही था, ऑलरेडी आपने देखा था कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के लेवल होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंपलसरी है ही, वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए है। इसके बाद में उससे स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकती है, उसके सबॉर्डिनेट यूनिट्स भी हो सकती हैं, इनको कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोल सकते हैं। तो कम से कम 2, या फिर जैसे कि इंडिया में 3 टीयर्स हैं। एक लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, थर्ड लेवल भी है, जो कि 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फीचर हो गया फेडरल गवर्नमेंट का, इसमें कम से कम 2 और उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स कंफर्म है, एकदम हो ही सकते हैं। सेकंड फीचर है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच tier has its own jurisdictions
इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेकंड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पता चलता है कि डेफिनीशन में जो लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं कुछ, कम से कम 2 लेवल्स तो होते ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद थर्ड लेवल भी हो सकता है। तो ये जो भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट्स के, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल फिक्स होता है कि ये एक ही सेम पॉपुलेशन के ऊपर, मान लीजिए आप जिस गांव में या जिस शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट होगी। गांव में है तो ग्राम पंचायत होती है, इस शहर में है तो वहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत है या नगर निगम है। इसके बाद में आपका वही गांव या वही शहर, सेम सिटी और सेम विलेज, एक स्टेट में भी आ रहा है। मान लीजिए आप यूपी में हैं तो यूपी की भी एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी है उत्तर प्रदेश की, और ये यूपी पूरा स्टेट पूरे कंट्री में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं उस कंट्री की भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आप जिस गांव के रहने वाले हैं ना, उसके ऊपर तीन तीन सरकारें, तीनों लेवल रूल कर रहे हैं। आपके ऊपर उस गांव या शहर की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो भी रूल कर रही है। उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आपके ऊपर ही रूल कर रही है, और पूरे कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपके ऊपर रूल कर रही है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि सेम सिटीजन्स के ऊपर, एक ही जनता के ऊपर ये तीनों सरकारें रूल कर रही होती हैं। हाँ, ये थोड़ा सा है कि उनका जो एरिया है, आपने देखा लोकल गवर्नमेंट का एरिया सिर्फ आपके गांव या शहर तक है, स्टेट गवर्नमेंट का एरिया केवल स्टेट बाउंड्रीज तक है, कुछ लिमिट उसके बाद नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे कंट्री के लिए है। तो इनके जुरिडिक्शन एरिया डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद में ये स्पेसिफिक मैटर में एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकती हैं पावर्स। मैटर्स भी लिख दिए गए हैं। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधायिका शक्ति जो होती है, कानून बनाने की शक्ति। तो भाई लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादा कानून बनाने की, पास करने की उनके पास पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई वो लोकल लेवल पर, गांव के स्तर पर या शहर के स्तर पर कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं या कोई डिसीजन एक दो दिन के लिए ले रहे हैं, तो उसको फॉलो तो करना ही पड़ता है सिटीजन्स को। तो उनके लिए सिर्फ उतना ही एरिया है, उनका जो लेजिस्लेशन एरिया है वो सिर्फ उसी गांव या शहर तक ही सीमित है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जो रीजन है, ये जुरिडिक्शन एरिया है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट के जितने भी शहर, जितने भी गाँव हैं, उन सबके लिए रूल्स लॉज बना सकती हैं। और आपको पता है कि विधानसभाएं होती राज्यों में, तो इनके पास पावर ज़्यादा होती है, और वो स्टेट के लिए डिफरेंट और बिल्कुल आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट लॉज भी फॉर्म कर सकते हैं, जो केवल उसी राज्य की जनता के ऊपर लागू होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए राज्य अपने तरीके से नियम बनाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। हालांकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन को, जो फिक्स है पूरे कंट्री के लिए, उसको तो फॉलो करना ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कुछ अलग से ऑर्डर और रूल्स बना करके इन भर्तियों को कर सकते हैं, उसके लिए इंडिपेंडेंट हैं वो। तो आपने देखा किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट रूल्स लॉज फॉर्म कर लेते हैं अपने सिर्फ स्टेट के लिए। ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो रूल्स लॉज फॉर्म करेंगे, उनको भी विधायिका शक्ति प्राप्त है, पार्लियामेंट है आपने देखा कंट्री की, तो वो तो भाई पूरे कंट्री के लिए रूल्स लॉज बनाते हैं, और वो एक साथ इन्फोर्स भी होते हैं। तो उनके पास तो विधायिका शक्ति बहुत बड़ी है। पार्लियामेंट पूरे कंट्री में आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने की, कानून संविधान में भी संशोधन करने की जो शक्ति है, पावर है, वो पार्लियामेंट के पास ही है। तो लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपने समझ लिया कि लेजिस्लेशन इन अथॉरिटीज़ का, इन लेवल्स की, डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका अलग अलग होता है। कोई एक राज्य दूसरे राज्य के लिए कानून नहीं बना सकता है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इसके बाद में टैक्सेशन का भी मैटर है। जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से करेंगी, ठीक। लोकल गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत करते हैं, आपको पता है। जो आपका नगर निगम, नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, वो भी कभी कभी आपने सुना होगा हाउस टैक्स है, इसके बाद में रेवेन्यू है, लगान है, और जो वाटर टैक्स है, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करवाते हैं। तो इनके दायरे भी सुनिश्चित हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, स्टेट कौन सा करेगा, लोकल कौन सा करेगा, इसका भी स्पेसिफिक जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ दूसरे भी ऑर्डर्स और लॉज में दिया हुआ है। इसके बाद में लास्ट आता है जिसमें ये तीनों गवर्नमेंट सेपरेट होती हैं, इनका एरिया सुनिश्चित होता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन प्रशासन की शक्ति है। प्रशासन भी आप देखते हैं ग्राम पंचायत का जो एरिया है या नगर निगम नगर पालिका का जो एरिया है वो लिमिटेड होता है, उसमें वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उतने एरिया में की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहती है, उसके बाहर की नहीं। ऐसे ही स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको अपने स्टेट्स में शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। आपने देखा होगा किसी भी राज्य का जो पुलिस व्यवस्था है किसी राज्य की, वो उस राज्य के लिए ही होती है सिर्फ। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो वो मध्य प्रदेश के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उसको केवल अपने राज्य के अंदर गतिविधियों को संचालित करने और सभी तरह की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास एरिया भी बड़ा है और पावर भी थोड़ी ज़्यादा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए होती है। अब देश की सुरक्षा का मामला आ जाए, बाहर से किसी दूसरे देश के हमले का खतरा हो, आतंकवादी हमले का खतरा हो, तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सतर्क हो जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। तो पूरे कंट्री की सुरक्षा का मामला एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो जुरिडिक्शन है, इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, प्रभाव क्षेत्र हैं, वो सेपरेट हैं और फिक्स हैं। इसके लिए हम लोग बाद में भी बात करेंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो जुरिडिक्शन एरियाज़ हैं उसके लिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न भी हैं, लिस्ट हैं, वो स्पेसिफिक लिस्ट बना दी गई हैं जहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि ये मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये स्टेट के हैं, और कुछ मैटर ऐसे भी हैं जो दोनों के हो सकते हैं, कॉमन हैं। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, द जुरिडिक्शंस ऑफ द respective levels or the tiers of governments are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed। जो मैं अभी कह रहा था वही बात यहाँ पर लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या जो भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट के टियर्स हैं, उनका जुरिडिक्शन एरिया, उनका प्रभाव क्षेत्र या कार्य क्षेत्र कितना है, उसकी लिमिट और उनके कैटेगरीज को एरियाज़ स्पेसिफिक ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए गए हैं, जिससे कि बाद में कोई झगड़ा या आपस में डिस्प्यूट ना हो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, और वो अपने अपने उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं, रूल्स लॉज बनाते हैं, और कोई डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। हम लोग बाद में बात करेंगे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से जुरिडिक्शन एरियाज़ हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट और हैं, इन पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग वेट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और बुक की रीडिंग भी करते रहिए।